नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के पल्लड़ी गांव में उस वक्त खुशी का माहौल गम में बदल गया जब एक विवाह समारोह में हो रही आतिशबाजी के दौरान बड़ा विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के मकानों में दरार आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अचानक हुए बारूद में विस्फोट से 4 मासूम बच्चे और आतिशबाजी वाला युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया। विस्फोट के कारण जहां आसपास के मकानों में दरारें आ गई, वहीं एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नाम पता नोट कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्राम पल्लड़ी थाना शाहपुर का गांव है, जिसमें एक शादी समारोह था आपके पुत्र साबित के यहाँ। उसमें आतिशबाजी सड़क पे हो रही थी। तो जो आतिशबाज नईम थे, उनकी आतिशबाजी में किसी प्रकार से आग लग गई थी, जिसमें उनके जो आतिशबाजी के पास जो बच्चे थे उसमें उम्मीद, अंकित, सावन और रेहान, ये 4 बच्चे थोड़ा मामूली से झुलस गए हैं। इनका इलाज चल रहा है। नईम और उम्मीद ज़्यादा उलझ गए थे, तो उनको यहाँ पर जिला अस्पताल में रेफर किया गया। उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पे बारात के टाइम, बारात भी दौड़ने के टाइम आतिशबाजी हो रही थी। आतिशबाजी के टाइम जो उन्होंने उसमें नाल में सीख वो लगाई, माचिस की सीख, तो उसकी चिंगारी ठेले पे पहुँच गई। उसके वो ठेले में बम बुम थे, उसमें जो है सारे बम ब्लास्ट हो गए। नुकसान काफ़ी हुआ, मकानों का भी और जान का भी और गाड़ी का भी हुआ। ऐसी बात नहीं, जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी वो बच गई, अन्य उसमें भी तुरंत आग लग जाती। तो वे उन्हें बच्चों को ले गए, तुरंत हॉस्पिटल में गए। शाहपुर तो बनता मुजफ्फरनगर, उन्हें कहा कि मुजफ्फरनगर लेके जाओ। 2 पुलिस वाले आए थे जी, 2 वे लिखा पढ़ी करके ले गए यहाँ से। 4 लोग हैं, काफ़ी चोट है ज़्यादा। मामला है, शादी थी, जो बम पटकते हैं उसके आसपास बच्चे थे। किसी ने बच्चों को नाल पे धक्का दिया और वो नाल जो है, जो उसमें थैले में बम रखे रहते हैं, उस पर गिर गई, वो पटक गए। बस ऐसे हुआ काम। बाकी है बहुत बुरा जी है, गांव में पटाखे पटकाते हैं, खतरा तो रहता है इनसे। कितने लोग घायल हैं? कम से कम भी 12-13 आदमी घायल है। 5 तो खूब घायल है जी। पुलिस प्रशासन वगैरह कोई आया? नहीं, वहाँ पे तो नहीं आया, यहाँ पे आए हैं 2 पुलिस वाले। शामली के कैराना में कोतवाली से सपा विधायक नाहिद हसन व कोतवाल प्रेमवीर सिंह राणा के बीच हुई तीखी बहस के बाद सपा विधायक ने अपने समर्थकों के साथ 2 नवंबर को गिरफ्तारी देने की घोषणा की है। इसको लेकर विधायक के द्वारा मांगी गई अनुमति को लेकिन विधायक अब भी धरना देने व गिरफ्तारी को लेकर खड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व शामली जनपद की कैराना कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराने को लेकर सपा विधायक नाहिद हसन व कैराना कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर सिंह राणा के मध्य तीखी बहस हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसी क्रम में सपा विधायक नाहिद हसन ने 2 नवंबर को 50,000 समर्थकों के साथ धरना देने व जेल भरो आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। जिला प्रशासन ने अनुमति को अस्वीकार कर दिया। प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि जनपद में धारा 144 लागू है, जिसको लेकर प्रशासन ने अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं विधायक अभी भी 2 नवंबर को धरना देने और गिरफ्तारी देने अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कैराना पुलिस ने कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव और कस्बे में फ्लैग मार्च कर नागरिकों को जिले में धारा 144 लागू होने की जानकारी देते हुए कहा कि अगर सपा विधायक नाहिद हसन ने धरना देने का प्रयास किया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो लगातार त्योहार चल रहे, जैसे कल 12 औकात था और आज वाल्मीकि जयंती, और साथ ही जो हमारे आगे आने वाले त्योहार है, उन सभी के दृष्टिगत जो कस्बे में फ्लैग मार्च किया गया। और अभी हमने शांति समिति की बैठक भी बुलाई थी, जिसमें कैराना क्षेत्र के सभी जिम्मेदार नागरिक, जिसमें ग्राम प्रधान, सभासद और व्यापार बंधु सभी लोग सम्मिलित हुए। और सभी ने जो आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। और सभी का हमने आभार भी व्यक्त किया कि जैसा अभी तक सभी के द्वारा पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए कैराना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी गई, वैसे ही आगे भी बने रखी। आने वाली जो 2 तारीख विधायक जी ने जेल भरो आंदोलन का उद्या, उसके लिए क्या तैयारियां की गई है पुलिस की तरफ से? नहीं, चूँकि जनपद में अभी धारा 144 लागू है और कोई भी जो परमिशन के बिना जो संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि किसी प्रोग्राम की परमिशन नहीं है तो उसको नहीं होने दिया जाएगा। जो मुजरिम है उसे भी बिठा लिया जाता है, फिर उन लोगों की बोली लगती है और 2-2 दिन तक बिठा लिया जाता है जब तक बोली नहीं लगती। नहीं तो अगर जो गरीब आदमी है
तो उसका फिर कोई वो नहीं, उसे आगे भेज देते हैं 151। 4 साल की बच्ची है, उसका रेप हुआ हुआ। पिछले 1 महीने से कह रहा हूं मैं कि भाई इसमें इंसाफ क्यों नहीं करते, इसमें इंसाफ क्यों नहीं करते। यूं नहीं हो रहा क्योंकि वो 4 साल की बच्ची जो है वो गरीब है। अगर वो होती किसी अमीर की तो सबसे पहले जो है डंडा लेके जाते। जो है अवैध खनन चल रहा, किस तरह ठेकेदार को प्रताड़ित करा जा रहा है वो आपको पता है। 2-2 दिन उनके भी आदमी और दबाव बनाया जा रहा कि माफिया के साथ मिलके अगर चलाओगे तो चलेगा। अरे भाई हाँ, पीटा भी है, जो है पिटाई भी करी, तो सब न्यूज में है। तो इस तरीके का रोजाना ये जो करतूतें चल रही हैं। 2 तारीख का क्या प्रोग्राम? 2 तारीख को हम उल्टा इन पे ये लिखवा लिया कि मैं यहाँ फर्जी मुकदमा लेकर आया था। अब आप देखो, जब थाने में जो है इतना दबाव इन पे जिम्मेदार आदमी पे लगा दिया कि लिख के दे कि ये फर्जी मुकदमा था और मैं जिम्मेदार यहाँ फर्जी मुकदमा करने के लिए आया था। उसके बाद नगला राई वाला प्रधान है। जब प्रधानों की जिम्मेदारों की इतनी बेइज्जती होगी, नगला राई वाले प्रधान उनको गाली गलौज करी उसके साथ और उस जिम्मेदार आदमी के साथ उठक बैठक लगवाई 10 बार, जो है वो गांव का प्रधान। तो अगर ऐसे ही हर आदमी के साथ होगा तो फिर भाई इंसाफ किस तरह मिलेगा। हमारे ये हैं भाई, जो है इनका मर्डर हुआ मुरसलीन का। अब सच्चाई है, इन्होंने जो उनका मुंह खुला पैसे भी दिए। 2 आदमी ये बार बार गुहार लगा रहे कि जी हम पीड़ित हैं और हमारा भाई मर गया, हम संतुष्ट नहीं हैं। 2 आदमी इसमें आपने भेजे, जबकि इसमें 3 और हैं। परेशान हो, अब एक पीड़ित जाके बता रहा उसको, इनको जो है बिठा लिया, इन्हें धमका के गाली दे के भगा देते हैं। जिनका मर गया उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाके अपने जो है अपने इंसाफ ले सके। अच्छा, और आगे ये है, हम लोग इन परेशानियों को देखते हुए झुक के कब तक बैठेंगे, कब तक पीड़ित रहेंगे, कब तक अपमान सहेंगे। जेल भरो आंदोलन का मेरा कहना है, मैं अपने लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग आए हुए हैं आपके माध्यम से भी, कि हम लोग इस लड़ाई को बदस्तूर लड़ेंगे और सिर्फ उन पीड़ित लोगों के लिए। कल को उन लोगों के साथ कुछ ना हो। अगर हम लोग आज चुप बैठ गए तो मुझे इतने सालों से तो चलता आ ही रहा है, कितने साल अभी जब से भाजपा की सरकार है, लेकिन इस थाने का हाल बहुत बुरा हो गया और मुझे इतनी उम्मीद है कि हर थाने में इसी तरीके का काम है। तो बस मुझे ये आह्वान करना आप लोगों के माध्यम से कि 2 तारीख में हम लोग, जितने मेरे समर्थक हैं, जितने अपने लोग हैं, सभी लोग जेल भरेंगे और अपना जो है जो भी हमारा विरोध है हम उसको दर्ज कराएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, जो है उसको अपनी गिरफ्तारियां देंगे। और वो जी अब वो तय कर लेंगे हम लोग, जो है जैसे भी। तो 2 तारीख हम लोग आप अपना आवाज पे पीड़ित लोगों को इनकी सबकी एक मीटिंग जी वो कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री का जो ये कहता है चीख चीख के कि जो है मैंने क्राइम रेट खत्म कर दिया, तो ऐसे फर्जीपने और ऐसे पैंतरों से अगर खत्म होता हो तो भाई योगी जी ये तुम्हारी गलतफहमी है और हालात ऐसे हैं वो तुम्हें पता चल जाएंगे 1 साल बाद जब चुनाव आएगा। तो ज्यादा नहीं, मैं तो कहराने वालों से कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं सुनी देखो, मैंने जो है जब मेरे पे मुसीबत पड़ी मैंने किसी भाई को नहीं कहा, जो है सब कुछ मैंने खुद झेला, मैं जेल गया, आगे भी जाऊंगा, लेकिन ये मामला गरीब आदमी से जुड़ा हुआ है, पीड़ित आदमी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाह रहा आप सभी से, सभी जितने मेरे लोग हैं, ये लड़ाई हमारी और आपकी है। इस तरह अगर घर बैठ जाओगे, इस तरह अगर घर बैठ जाओगे तो और अपमानित होने का काम करोगे। ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है और उसी का डर रहना चाहिए। ये तो बहुत छोटे से लोग हैं। अगर आप लोग जो है अपनी शिकायतों को, जो आप पीड़ित हैं, आप लोग अगर अपना अधिकार अगर जान जाओगे तो इनकी हिम्मत नहीं कि वो जो है आप लोगों के खिलाफ कुछ कर सकेंगे। जुल्म के खिलाफ हुई जो है, खालिद बिन वलीद को देखो, आप गांधी जी को देखो, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तब तक जो है कुछ नहीं होने वाला। और ये ऐसे ऐसे लोग जिनका कोई किरदार नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनका कोई चरित्र नहीं है, जो गरीब का निवाला चिंता है, उनकी मेहनत मजदूरी के उनके पैसे जो है अपनी रिश्वत लेके अपने बच्चों को जो पाल रहे, जो है वो हमसे बराबरी कर रहे, अपना किरदार नहीं देख रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता के साथ अगर होगा तो हम एक बार नहीं हजारों बार जाएंगे, जो है। इसी वजह से मैं पहले भी जेल गया, मेरा कोई मामला नहीं था, जो, और आगे भी इसी तरह जाते रहेंगे। MP साहब ने भी जेल भरो आंदोलन करा था, 50,000 आदमी थे
और मैं उम्मीद करता हूं, मैं अपने लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, इनके साथ बहुत उत्पीड़न हो चुका। 1 लाख से ऊपर आदमी होगा जो है। आपको घेरने का बीजेपी सरकार ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से सारों में मुझे बेल मिली। मुझे बेल मिलने के बाद जो है जेल भेजा गया। अगर आइंदा ये आपको आपके आंदोलन से पहले आपको ही घेरने का प्रयास करते हैं तो आप इस आंदोलन को जारी रखेंगे या? देखिए, मैंने कहा ना, जेल से आगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ जेल ही तो भेज सकते हैं। उसके लिए हम भी तैयार हैं और पूरी जनता भी तैयार है। अब हम लोग घर नहीं बैठेंगे, अपमान नहीं सहेंगे। जो है सम्मान का एक दिन बतेरा है आदमी को जीने के लिए। सारी उम्र जो है घुटने झोंक के जी जो पीड़ित थे लोग हैं, जो बताए वो लोग सब आपके साथ रहेंगे और आपके समर्थक हैं वो भी सब साथ रहेंगे। सब रहेंगे। समर्थक क्या उनके साथ नहीं हो रहा क्या? कोई आदमी, मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू हो मुस्लिम हो, उसकी जेब में से जो है पैसा निकाल के जो है उन लोगों के साथ उत्पीड़न करा जा रहा। शामली में 2 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ। कार सवार बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। ढाबे पर बैठे दोनों युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। शामली जनपद के झिंझाना क्षेत्र में 2 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ है। अज्ञात कार सवार लोगों ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया है। पीड़ित दोनों युवक झिंझाना के ढाबे पर बैठे हुए थे। उसी दौरान उन दोनों पर यह जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक घरेलू मामले में समझौता कर वापस लौट रहे थे, जहां पर उन पर कई राउंड गोलियां चली। दोनों युवकों ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई, जिसकी सूचना बाद में पुलिस को दी गई, लेकिन तब तक आरोपी मौके से भाग चुके थे। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आपसी घर की लड़ाई की वजह से मेरे भाई और बाबा जी की आपस में लड़ाई हो गई थी। बाबा जी के भाइयों ने आगे मुझे बहुत ज़्यादा मेरे साथ मार पिटाई करी। मेरे ऊपर 2 फायर करे। फायर भी करे जी। कितने लोग थे? 7-8 लड़के थे। 7-8 लड़के थे। कहाँ के थे? गोगवान के थे। पुलिस को सूचना दे दी? जी, पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई थी, पुलिस ने जी रात झगड़ा हो गया था गांव में और सुबह उसका फैसला हुआ। दरोगा जी नंद किशोर का फैसला। अब क्या हुआ? अब हम जैसा फैसला लिखवा के गांव की तरफ आए। यहाँ डब्बे पानी चाय लग गए पीने। अच्छा। बाथरूम करी है, चाय पी है। अब पीछे से पिकअप भर के 8-10 लड़के आए हथियारों समेत, जो कि CCTV फुटेज भी है और ये होटल स्टाफ भी है। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी मेरे ऊपर। अच्छा। अब बाकी हमें नहीं पता क्या मामला था। फिर वो साइड को भाग पड़ा कासिम, मैं इस साइड को भाग पड़ा। कौन लोग थे ये नहीं पता लगा? ये इस गोग में गए लड़के। अच्छा। 1-2 की तो पहचान है, बाकी को मैं जानता नहीं। हाँ, इसके कितने राउंड फायरिंग हुई? 3 राउंड फायरिंग मेरे ऊपर हुई है जी। और उसका मुझे पता नहीं, वो साइड को भागा है, उसके ऊपर कितने राउंड फायरिंग हो गए। 3 राउंड फायरिंग मेरे रात की है। जनपद शामली की ऊन स्थित सुपीरियर शुगर मिल का पैराई सत्र का शुभारंभ हुआ। रविवार को विधि विधान पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चार और सर्वधर्म प्रार्थना के साथ सुपीरियर शुगर मिल का पैराई सत्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सुपीरियर शुगर मिल के प्रबंधक इंद्रजीत सिंह राणा व मिल उपाध्यक्ष GS खेरा के पुरोहितों में मंत्रोच्चारण के साथ केन कैरियर का पूजन किया गया और नारियल तोड़कर केन कैरियर में गन्ना डालकर पैराई सत्र का शुभारंभ किया गया। जिसके बाद मिल प्रबंधक इंद्रजीत सिंह राणा के द्वारा बैलगाड़ी से मिल में सबसे पहले गन्ना लेकर आए किसान सहनसर पाल पुत्र नगीना निवासी ऊन की बैलगाड़ी की पूजा कर किसान को कंबल, मिठाई व बाल्टी और नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मिल में सबसे पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना लेकर आने वाले किसान रामवीर पुत्र ओम सिंह निवासी मुंडेट को फूलमाला पहनाकर और कंबल, मिठाई व नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। वहीं शुगर मिल के पैराई सत्र का शुभारंभ होते ही किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों का कहना है कि गन्ने की फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है और मिल से पर्ची मिलने लगी है। मिल गेट पर गन्ना तुलाई के लिए भेजना शुरू कर दिया जाएगा। ये जो आज ऊन शुगर का नया पैराई सत्र चालू है, इसके लिए हम यहाँ के जो है मिल प्रबंधक को बधाई देते हैं। समय से मिल चालू हो रहा है और हम आशा करते हैं कि पैराई सत्र बहुत अच्छा रहे। जब मिल के लिए अच्छा रहेगा तो क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा किसानों के लिए। आज 1 तारीख को हमने हमारे चेयरमैन साहब, MD साहब और डायरेक्टर साहब और किसान भाइयों के साथ हमने फैक्ट्री तैयार करके उद्घाटन हुआ है आज। और इस बार पिछले साल जो हमारा टारगेट था 1 करोड़ 5 लाख क्रश हुआ था, इस बार का हमारा टारगेट 1 करोड़ 20 लाख का है।
और जो हमारे किसान भाइयों ने जो गन्ना बोया है, जो क्वालिटी है, जो वैरायटी है, जो एरिया बढ़ाया है, तो हमारी पूरी अपेक्षा है कि 1 करोड़ 20 लाख जो पूरा हो जाएगा। और मैं किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं बड़ों से आशीर्वाद दें, जो छोटे हैं वो प्रेम दें, ताकि जो कि हम अपना लक्ष्य को पूरा कर सकें और तंदुरुस्त हैं सभी लोग। कोरोना का समय है, हर कोई अपना भी ध्यान रखे, दूसरे का भी ध्यान रखे और जो अनुशासन है उसे पालन करते हुए और चीज़ें जो है कामयाबी के साथ पूरा किया जाए, ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। महोदय, आज हमारी चीनी मिल का 1 नवंबर को उद्घाटन हुआ है नए पेराई सत्र का, जिसमें गत वर्षों को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र में जो गन्ना उत्पादन बढ़ा है और जो गन्ने की हमारी चीनी मिल को हमारे किसान पूर्ति कर रहे हैं, उसको ध्यान में रख के गत वर्ष के मुकाबले पे 15 दिन पहले हमारे प्रबंधन ने चीनी मिल को चलाने का निर्णय लिया और हमने गत वर्ष 1 करोड़ 5 लाख गन्ने की पेराई की थी, जिसमें चीनी के पड़ता 11.50 रहा था, जो कि एक कीर्तिमान स्थापित हुआ था सुपीरियर फूड ग्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड के इतिहास में। अब उसी को क्रमबद्ध में ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ 20 लाख गन्ने की पेराई करने का हमारी चीनी मिल का लक्ष्य है और हम अपने किसान भाइयों से यही अपील करते हैं कि चीनी मिल और किसान भाई जो हैं हमारे, वो एक बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं और एक दूसरे के हमेशा साथ खड़े रहेंगे। यहाँ के किसान भाइयों ने चीनी मिल का बहुत सहयोग दिया है और उनके ही मदद के अनुसार हम जो हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। सदैव चीनी मिल और हमारा गन्ना विभाग किसान भाइयों के हित के लिए सदैव तत्पर है। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पीआरडी के जवानों ने ड्यूटी पर तैनात किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि 19 लोग पीआरडी में भर्ती हुए थे, जिन्हें लोकसभा चुनाव के बाद हटा दिया गया। वहीं शासनादेश के मुताबिक उन्हें प्रशिक्षण देकर नियुक्ति देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्हें आज तक तैनाती नहीं मिली है। पीड़ितों ने उन्हें दोबारा ड्यूटी दिए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने बाबू पर रिश्वत लेने और तैनाती न देने का आरोप भी लगाया। ये सर मैंने आत्मदाह की हत्या की वो दी थी एप्लीकेशन, उसके उसमें आए हुए हैं आज कि जब 1 तारीख में अगर हमारा कोई संशोधन नहीं होगा हम आत्महत्या करेंगे। सर हम पीआरडी में भर्ती हुए थे 88-89 में और आज तक रेगुलर ड्यूटी करते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमें निकाल दिए गए कह कर कि तुम पीआरडी में नहीं हो और शासन से ये आदेश आया, हमारा 3 महीने का भत्ता भी नहीं दिया, इन्होंने रोक दिया। जबकि शासन से ये आदेश नहीं है कि इनका भत्ता भी रोक दिया जाए या इनको ड्यूटी से हटाया जाए, शासन से कोई आदेश नहीं है। लेकिन इन्हें कह दिया इन्होंने कि जब तुम्हारा आदेश शासन से आएगा हम तुम्हें ट्रेनिंग करा दी जाएगी। हमारा शासन से आदेश आ गया 7 दिन का प्रशिक्षण करने का, 13 दिसंबर को आया था। अब आप ड्यूटी पर हैं या नहीं है? नहीं सर, लोकसभा चुनाव से आज तक हमें न तो ड्यूटी मिली और नहीं हमारा भत्ता मिला और हमें ये कह दिया कि तुम पीआरडी में नहीं हो। परिवार से कितने पीआरडी के जवान? ये 26 लोग हैं सर। परिवार किस तरह चल रहा है आपका? सर बहुत मजबूर होकर के आत्महत्या की वो करने आए सर। बीवी बच्चे सब भूखे मरे, कोरोना काल में भी बहुत मुसीबत होगी सर। तो जैसे डीएम साहब से मिले आप, तो डीएम साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया? डीएम साहब ने बोला, ऑफिसर थे मैं जानता हूँ उनको, कि इनके कागज़ देख लेना, शासन से आदेश आएगा तो इनको कराइए। और जो हमारे दफ्तर के लोग हैं प्रमोद बाबू, उन्होंने हमारे 1 दिन की प्रशिक्षण भी कराया और हमसे 55,000 रुपये भी ले लिए और फिर हमसे ज़्यादा पैसे मांगे लगा, हमारे पे देने गए तो हमारी टीसी जांच के लिए दी। सर जब हमें टीसी हमारे पास नहीं है। बाबू वहाँ किस पद पर है? वो अकाउंटेंट है साहब। तो क्या आप पैसे की मांग करते हैं? मांग कर नहीं दिए हमने 55,000 रुपये। हमने एक हम बरेली से उप महानिदेशक आए थे श्री BC वास्तव, उनको हमने अपनी समस्या रखी कि सर हमारा ये शोषण कर रहा है प्रमोद बाबू। उसको बोला तुमको किसने आदेश दिया इनका भत्ता रोकने का? जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में 15 दिवस वालों को हटाए नहीं गए, न उनका भत्ता रोका गया। केवल मुजफ्फरनगर में शोषण कर रहा है प्रमोद बाबू। और बरेली वालों ने, श्रीवास्तव जी ने, उप महानिदेशक ने, उनको ये कहा कि 8 दिन के अंदर है तो इनकी ट्रेनिंग कराया जा, इनका भत्ता दिलाया जा, नहीं तो देख लेना। उनको चेतावनी दे के चले गए थे। फिर कहते जो बरेली चले जाओ, जैसे हम जाते हैं तो क्या बरेली चले जाओ, वही करेंगे जो करेंगे। और शासन से आदेश आ गया सर। अब आप क्या चाहते हो? सर ये जितने लोग खड़े इनको ड्यूटी मिले, इनका भत्ता मिल जाए, बस हम तो यही चाहते हैं सर। ठीक।
मुजफ्फरनगर के हलचल इंडिया न्यूज कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के द्वारा भेजी गई पूरे महीने की खबरों पर चर्चा करते हुए हलचल इंडिया के डायरेक्टर औसाफ अहमद ने मीटिंग में आए पत्रकारों से विस्तार से जानकारी ली और खबरें बनाते हुए फील्ड में आ रही पत्रकारों की समस्याओं को जाना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया, जहां पर उन्होंने पत्रकारों को अपनी सीमाओं में खबरें बनानी चाहिए इस पर और पत्रकारों की हद कहां तक है इस पर जानकारी दी। वहीं उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सभी अपनी मर्यादा में रहकर खबरों की कवरेज करें और आगामी त्योहारों पर किस किस तरह की खबरें बनाएं और अपने अपने क्षेत्र से किस तरह शुभकामनाएं और विज्ञापनों का विस्तार करें, इसके बारे में सभी पत्रकारों को जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने न्यूज चैनल की छवि का विशेष ध्यान रखकर खबरें और न्यूज चैनल के लिए विज्ञापन लेने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में सभी तरह की खबरों पर अपनी पैनी नजर रखें और खबरें होते ही तुरंत उन्हें चलवाएं, ताकि क्षेत्र के लोग उनके न्यूज चैनल को सराहें और उनकी खबरों को देखें। राहुल प्रियंका गांधी सेना उत्तराखंड का प्रथम अधिवेशन परिचय सम्मेलन के नाम से मोहिनी रोड स्थित राजीव गांधी सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने शिरकत की। सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धमसाना और राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राहुल प्रियंका गांधी सेना जिस तरह से कांग्रेस की विचारधारा का पूरे देश में और प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रही है और युवाओं को कांग्रेस से जोड़ रही है, यह काबिले तारीफ है। वहीं हरीश रावत ने कहा कि जब चारों ओर से कांग्रेस और गांधी परिवार की छवि बिगाड़ने के लिए सत्ताधारी लोग लगातार साजिशें कर रहे हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डुबो दिया है, पूरे प्रदेश का युवा बेरोजगार है, किसानों की कमर तोड़ने के लिए कृषि बिल ला दिया गया है और श्रमिकों, व्यापारियों, कर्मचारियों सहित समाज का प्रत्येक वर्ग आज सरकार से परेशान हो गया है। ऐसे समय में राहुल प्रियंका गांधी सेना ने 1 वर्ष से भी कम समय में उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा संगठन उत्तराखंड के युवाओं का खड़ा कर दिया है कि जो आज कांग्रेस को पूरी तरह से ताकतवर बनाने का काम कर रहा है। और कांग्रेस के ताकतवर होने का अर्थ इस देश का ताकतवर होना है, क्योंकि चाहे सत्ताधारी लोग कुछ भी कहें, कांग्रेस इस देश की आत्मा है। उन्होंने कहा कि राहुल प्रियंका गांधी सेना का साथ मिलने से कांग्रेस अपनी लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ उत्तराखंड में भी और पूरे देश में लड़ने का काम करेगी। राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश में मजबूती से बन गई है, कांग्रेस को मजबूत करेगी, कांग्रेस के विचारधारा को घर तक पहुँचाएगी। हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को मजबूत करेगी और देश में कांग्रेस का परचम लहराएगा। हरीश रावत जी को मजबूत करेंगे। आने वाले समय में हरीश रावत जैसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड को चाहिए, क्योंकि वो जनता के दिलों की धड़कन है, जनता के दुख दर्द में शामिल होते हैं और जनता के लिए काम करते हैं और राहुल की प्रियंका गांधी चरण को मजबूत करेंगे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव मुझेड़ा के निकट पानीपत खटीमा राजमार्ग पर एक अनियंत्रित कार ने पीछे से भैंसा बग्गी में टक्कर मार दी, जिससे बग्गी पर बैठी महिला घायल हो गई। गांव मुझेड़ा सादात निवासी महिला पठानी पत्नी शेरा रविवार की सुबह अपनी बैल बग्गी लेकर जंगल जा रही थी। जैसे ही यह पानीपत खटीमा राजमार्ग पर गाँव से थोड़ी ही दूर पहुँची, तभी पीछे से आ रही एक अज्ञात कार ने बग्गी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला उछलकर दूर जाकर गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इसकी बग्गी क्षतिग्रस्त हो गई। परिजनों के अनुसार टक्कर के बाद इनका बैल भी लापता हो गया है। पुलिस ने घायल महिला को जांसर चिकित्सालय भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के मंडी धनोरा कस्बा चौकी में तैनात दरोगा सुनील कुमार शर्मा की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में महिला को गाली देते और धमकाते हुए दरोगा दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए नए इंतजाम कर रही है, हेल्पलाइन नंबर चालू कर रहे हैं। जब उन हेल्पलाइन नंबर से महिलाओं की सुरक्षा करने वाले पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गालियां देकर धमकी दे रहे हैं, तो महिला अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें। दरअसल पूरा मामला जनपद अमरोहा के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर शुक्रवार देर शाम 2 युवकों में विवाद हो गया, जिसके बाद जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवकों को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन घटना स्थल से कुछ ही देरी पर एक गरीब अंडे की रेहड़ी लगाने वाले पर दरोगा ने सारा गुस्सा उतार दिया और वर्दी की तानाशाही झाड़नी शुरू कर दी। वायरल वीडियो में दरोगा जी महिला को भद्दी भद्दी गालियां देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं महिला को धमकी भी दे रहे हैं। दरोगा जी महिला को कह रहे हैं कि उनका नाम सुनील कुमार शर्मा है, जो चौकी इंचार्ज हैं और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। यह सब देख जब पत्रकार ने कवरेज करनी चाहिए तो पत्रकार के साथ भी अभद्रता करने लगे और पत्रकार का मोबाइल छीनने की कोशिश की। हम पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले आने के बाद बदतमीजी करते हैं और धमकी देते हैं। धमकी भी दी है, मारपीट भी करी है और गाली गुप्तार भी दी है। अच्छा, क्या बात थी? बात कुछ भी नहीं थी, पल्ली हमसे काफी आगे जाके झगड़ा हो था। झगड़े आते हैं, फिर आने के बाद उन्हें भगाने के बाद बिना फालतू हमारे ठेला रोकने के बाद हम पर लाठीचार्ज करते हैं। हमारी चोट लगी हुई है यहाँ पे।
अच्छा, ठेले पर कोई नुकसान भी करा है? काफी नुकसान हुआ। क्या क्या करा? अंडे भी फोड़े हैं, अच्छा। फ्राई पैन भी मोड़ दिया है, गैस चूल्हा भी वो खराब हो गया चूल्हा। अच्छा, कौन आया था, किसने करा ये सब? सर संजय शर्मा आए थे, उन्होंने कही थी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा क्या किसी भी हालत में। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या क्या बात हुई वहाँ? मेरे साथ तो बदतमीजी करी उन्होंने, बदतमीजी से गाली दी हुई था। अच्छा, धमकी दी है? और धमकी भी दी हुई था। क्या धमकी दी? अरे बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, ठेला नहीं लगन देने का। अच्छा। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगो में फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा इस्लाम पर विवादित टिप्पणी व पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून को लेकर रविवार को गुस्साए सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मोहल्ला कुरैशियान में विरोध प्रदर्शन करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मुर्दाबाद के नारों के बीच उनका पुतला फूंकने की कोशिश की गयी, लेकिन गंगो पुलिस ने पुतला फूंक रहे लोगों से छीनकर थाने पहुँचाया। वक्ताओं ने कहा कि फ्रांस बार बार इस्लाम व मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर करोड़ों मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुँचा रहा है, जिसे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी का नाजायज फायदा उठाने का हक किसी को नहीं है। फ्रांस में राष्ट्रपति द्वारा विवादित टिप्पणी को अशोभनीय एवं निंदनीय बताते हुए कहा कि यह इस्लाम पर खुल्लम खुल्ला हमला है। फ्रांस के राष्ट्रपति मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है। मुस्लिम समाज के लोगों से फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार की अपील भी की गई। सहारनपुर के झाड़वन फीटर से जुड़े करीब आधा दर्जन गांव की करीब 15 दिनों से विद्युत आपूर्ति चौपट होने से किसान बेहाल हो चुके हैं। जहां गांव में पीने के पानी का भी संकट गहरा चुका है, वहीं किसानों की साग सब्जी की फसलें भी नष्ट हो रही हैं, जिससे आक्रोशित किसानों ने सोमवार को झाड़वन बिजली घर पर घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। सोमवार को झाड़वन बिजली घर पर आए गांव फतेहपुर, वजीरपुर, महबूब नगर आदि गांव में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बंद होने से तिलमिलाए किसानों ने बिजली आपूर्ति को लेकर फीटर पर चलकर डेरा जमा लिया और किसानों का आरोप है कि जेई से लेकर एसडीओ तक शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आक्रोशित ग्रामीणों व किसानों ने कहा कि जब तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता तब तक यहाँ पर धरना जारी रहेगा। ये जो धरना रखा गया जी, वजीरपुर गांव के किसान, फतेहपुर के और महबूब नगर के किसान इकट्ठा होकर जो है यहाँ पे बिजली घर पे झाड़वन में धरना रखा गया है। इसमें 15-20 दिन से जी इनकी सब किसान भाइयों की जो है बिजली बंद है, ना तो पड़े हुए अब तक किसी का घास नहीं बोया गया और बहुत बड़ी बिजली की समस्या इनसे भी क्या गया है। और हमने जेई और लैंडमैन एसडीओ तक भी सबके आगे अपनी बात रखी, लेकिन हमारी बात का कोई समाधान नहीं हो रहा। बिजलियां बंद हैं और बहुत बड़ी समस्या आ रही जी। इस बात को लेकर जो है हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि हमारी बात को जो है पानी दिया जा और इस बात को स्वीकार करा जाए और हमारी बिजलियाँ चालू करी जाओ। 19 बार पे फोन कर लिया हमने, कई बार 19 बार पे भी फोन करा जी। धरना कब तक चलेगा ये? जब तक हमारी बात का समाधान नहीं होता, हमारी बिजली नहीं चलती जी। बताओ जी, पड़े नहीं हुए कब तो गेहूँ बोए जाएंगे, कब पड़े बदतर होंगे। 6 महीने की फसल हो, वैसे ही किसान बेचारा बहुत बुरी तरीके से परेशान है। जब टाइम पर फसल नहीं आने की क्या तो वह एवरेज दे देगी, क्या रहेगा क्या नहीं, देखो सारी समस्या है जी। कहाँ से फिर बिल दे देंगे, हम बिल भी दे रहे हैं और जो किसान बरोबर बिल दे रहे हैं और उनकी लाइट बंद है, बताओ कितनी बड़ी समस्या है। सुनने के लिए तैयार नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर में प्रेमी युगल ने कचहरी परिसर स्थित मंदिर में शादी की है और 7 फेरे लिए। जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर स्थित शिव मंदिर में बुढ़ाना निवासी प्रेमी युगल ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की है। हबीबपुर सीकरी निवासी शिल्पा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह बुढ़ाना क्षेत्र के नीरज से 1.5 वर्ष से प्रेम प्रसंग में हैं, जिसको लेकर उन्होंने पहले तो कोर्ट मैरिज कर ली, फिर उसके बाद आज उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए हैं और एक दूसरे के साथ रहने की संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार वाले उनकी शादी से नाखुश थे, इसलिए उन्होंने आज कचहरी परिसर स्थित मंदिर में 7 फेरे लिए हैं। हम लोग लगभग 1.5 साल पहले मिले थे, तो उसके बाद हम लोगों ने 1 नवंबर में शादी कर ली थी और किसी कारणवश हम लोग और तो सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी हो गए थे, बट किसी कारणवश हम लोग फेरे नहीं ले पाए थे। तो हम लोगों ने यही उचित समझा कि हम 1 साल बाद आज ही के दिन फेरे वगैरह का जो प्लान होगा वो करेंगे, क्योंकि बीच में फेरे लेना उचित नहीं समझा हम लोगों ने। यही ना, ये हमारे रिलेशन में से है और मैंने अपनी मर्जी से ही किया शादी। तो मेरी तो 2 महीने से हमारी बात थी और फिर बस शादी कर ली।
अच्छा, और तो अपना परिवार वालों से बात की आपने? मेरे पापा, हाँ वो नहीं चाहते थे कि शादी हो। क्या कर रहे हैं? वो मना कर रहे थे ना। तो अब अब जैसा मैंने ये कोर्ट मैच किया है तो उसके बाद थोड़ा सा समझौता हो गया है, पहले नहीं होता। तो अब तुम क्या चाहते हैं? क्या आपकी सुरक्षा होनी चाहिए? कैसे घर से मेरा कोई लेना देना नहीं है और घर से मेरा कोई वास्ता मतलब भी नहीं है। वहाँ से तो उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया और मैं कभी आ जा नहीं सकती वहाँ पे तो, और उनके ऊपर डिपेंड है वो तो ना कि वो बुलाना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि ये तो रिलेशन में से ही है हमारी। अच्छा, तो अगर आपको किस तरह की दिक्कत है तो क्या चाहते हैं भाई, किस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए आपको? बस दिक्कत तो कुछ नहीं है, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो इनकी तरफ से ही थोड़ी सी मुझे अच्छा हो, बस इनकी तरफ से ही। और मैं तो चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए बस। मुजफ्फरनगर में यातायात जागरूकता माह नवंबर 2020 के अंतर्गत यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय द्वारा प्रभारी यातायात ने यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। एनसीसी व स्काउट गाइड के बच्चों के द्वारा नाटक व यातायात रैली के माध्यम से जनमानस को भी यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। यातायात माह के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित 2 पहिया वाहनों पर 3 सवारी बिना हेलमेट वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले व डग्गामार वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक यातायात व टीएसआई द्वारा प्रभावी तरीके से 1 नवंबर 2020 में विशेष अभियान चलाकर चालान किए गए, जिसमें टीएसआई वीर अभिमन्यु सिंह ने 2 टीमों का गठन कर नगर क्षेत्र व देहात क्षेत्र में यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की जाएगी। यातायात पुलिस द्वारा शहर क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे वाहनों पर चालान चस्पा की कार्रवाई भी की गयी। मुजफ्फरनगर के खजानी देवी धर्मशाला नदी ढाल में एक मीटिंग का आयोजन संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता फल सिंह कश्यप बिरालसी वालों ने किया तथा संचालन राकेश कुमार कश्यप ने किया। जहां पर चर्चा करते हुए कहा गया कि देश में और प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, कोई अड़चन 17 जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने में नहीं है, फिर क्यों सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती, उन्हें वोट बैंक की तरह प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, आरक्षण हमारे लिए वरदान है जिसके बिना तरक्की संभव नहीं है। बैठक में एडवोकेट राजपाल कश्यप, हरिगोपाल कश्यप, एडवोकेट जय भगवान कश्यप, राजेंद्र कश्यप, मनोज कश्यप, मुख्य वक्ता देवेंद्र कश्यप ने बीजेपी सरकार को चेताया कि अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो आगे वोट नहीं दिया जाएगा। ये मीटिंग संवैधानिक आरक्षण मोर्चा के तत्वाधान में रखी गई है और जिले के मुख्य लोगों को आज यहाँ मुजफ्फरनगर के बुलाया गया है। कश्यप समाज के सभी लोग हैं और प्रजापति समाज के भी हैं, इसलिए बुलाया गया है क्योंकि 73 साल इस देश को आज़ाद हो गए और 73 साल में 50-70 साल संविधान लागू हो गए और उन 70 साल में आज तक हमारा जो अनुसूचित जाति का आरक्षण था वो नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे आज बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, हमारे लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं और ये सरकार 2014 में मोदी जी को पूरा वोट हमने दिया, 2017 में योगी जी को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया और 19 में फिर से वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने वादा किया था सदन में 2012 में, हमारे पास वीडियो है उनकी और ये वीडियो लोग हमारे देख रहे हैं। अब गांव-गांव जाकर हम लोगों को जगाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी होश में आ जाए और हमारा अनुसूचित जाति का आरक्षण जो संविधान में लिखा हुआ है अपने वादे के अनुसार दे, नहीं तो 2022 में सीट जीतना मुश्किल कर देगा। यह कश्यप समाज, ये समाज वो है जो राम को पार उतार सकता है, जिन्होंने उतराई नहीं ली थी तो ये अगर केवट समाज राम को पार उतार सकता है तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 में गंगा नदी के बीचों बीच डुबा सकता है। तो हम मांग करते हैं सरकार से और हम एक संदेश और देना चाहते हैं, जो पार्टी इस संगठन को मदद करेगी, जो भी पार्टी हमारे आरक्षण आंदोलन में हमारा साथ देगी, हम उसके साथ रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और अभी हमारी बात चल रही है, अगर कांग्रेस पार्टी से हमारी वार्ता हुई है, वो इस आंदोलन को चलाने के लिए तैयार हैं, उस आंदोलन में हमारी मदद करने के लिए तैयार है। अब हमें 14% के हिसाब से टिकट भी चाहिए, संगठन में जगह भी चाहिए और हमारे बच्चे एसपीडीएम कलेक्टर होने चाहिए। इसी मीटिंग को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है और अब गांव-गांव आंदोलन होगा, गांव-गांव कमेटियां समितियां बनकर 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन मुजफ्फरनगर में होगा। मुजफ्फरनगर की सारी सड़कें जाम कर दी जाए।
बागपत के औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जनरल एसोसिएशन के तत्वावधान में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान उपजा इकाई बागपत से जुड़े सभी सदस्यों को पहचान पत्र वितरित किए गए तथा संगठन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। दरअसल मामला बागपत के जिला मुख्यालय स्थित औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां आज उपजा इकाई बागपत की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष उमेश शर्मा ने कहा कि हमें संगठन को मजबूत बनाना होगा, इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। आज जिस प्रकार देश प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकारों के साथ अत्याचार हो रहे हैं तथा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि पत्रकारों का सम्मान किया जाए तथा प्रत्येक पत्रकार साथी, चाहे वह साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या दैनिक अखबार का हो या चाहे वह पोर्टल या न्यूज चैनल से हो, सभी के लिए बीमा होना जरूरी है, क्योंकि पत्रकार रात दिन मेहनत कर खबरें कर समाज को नया आईना दिखाने का काम करता है। पत्रकार शासन प्रशासन व जनता के बीच की एक कड़ी है जो सच्चाई को सामने प्रस्तुत करता है। इस दौरान सभी सदस्यों को उनके आई कार्ड वितरित किए गए। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उमेश शर्मा व संचालन कुलदीप पंडित ने किया। आज की जो बैठक हमने बुलाई है, आए दिन हो रहे पत्रकारों पर अत्याचार अधिकारियों द्वारा या भूमाफियाओं द्वारा, उस उद्देश्य के लिए हमने बैठक बुलाई है और हम हर पत्रकार को सुरक्षित करना चाहते हैं। इसके लिए हम जिले स्तर पर भी कार्यक्रम करेंगे, चाहे हमें ज्ञापन देना हो, चाहे धरना देना हो, और प्रदेश स्तर पर भी इसको आज उठाएंगे उपजा के माध्यम से। और क्या कार्यक्रम होगा इसमें बैठक के दौरान? बैठक में हमने सभी अपने पत्रकार साथियों को, जो सदस्य हैं हमारे हैं, उन सभी का जो सम्मानित करते हैं, उनको सबका आधार कार्ड, उनके कार्ड इशू करे हैं। साथ ही हमने हर पत्रकार को सक्षम बनाने के लिए, चाहे हमें जिलाधिकारी से मिलना हो, उनसे बात करेंगे। हमारा पत्रकार सुरक्षित होना चाहिए। जब वो न्यूज़ के लिए जाता है तो उस जगह वो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा है। पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे आप? उसके लिए हमने ये सोचा है कि हम इस वर्ष पत्रकार साथियों के लिए बीमा, चाहे वो निजी बीमा हो, चाहे कंपनी की तरफ से हो या फिर वो सरकार की तरफ से हो, हम आवाज़ उठाएंगे कि हर पत्रकार साथी का बीमा होना जरूरी है और मेडिक्लेम के लिए आवाज़ उठाएंगे। सहारनपुर में सरकारी मशीनरी से दुखी किसान ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। गांव मीरपुर मोहनपुर निवासी किसान सरकारी महकमों के अधिकारियों व कर्मचारियों से इतना परेशान हो गया है कि उसने भारत के राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए एक पत्र लिख दिया है। नागल थाना क्षेत्र के मीरपुर मोहनपुर निवासी राम कुमार पुत्र चमन लाल ने महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए पत्र लिखा है। उसने कहा है कि शासन प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके कारण वह इच्छा मृत्यु की मांग करता है। पीड़ित किसान राम कुमार से हमारे संवाददाता ने बातचीत की तथा उसकी समस्याओं को जाना। समस्या को लेकर उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है तथा साथ ही भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष सुदेश पाल से बातचीत की गई, जिन्होंने कहा कि यदि किसान की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे और सरकार के विरुद्ध हम हर जगह किसानों के सहयोग के हित में खड़े रहेंगे। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाल जी हैं। ये पहले से ही संगठन रहा है जो किसानों के हितों की लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन वर्तमान में आज किसान संगठन यहाँ पर हैं और हमारे बीच में हैं प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाल जी। इनसे जानेंगे कि किसान संगठन किस प्रकार इन किसानों की सहायता करेगा जिनको सरकार के द्वारा कहा गया मुआवजा मिलेगा, लेकिन वर्तमान में किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर से हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और उनके मुआवजे का मामला मैं देख रहा यहाँ मौके पर बिल्कुल नाजायज हो रहा है इनके लिए। और जो प्लांट है इनका कटे हुए प्लॉट उस रेट पर उन्हें पैसे मिलने चाह, खेती वाले को खेती के हिसाब से मिलने चाह। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान यूनियंस में सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी, चाहे न हमें कुछ भी करना पड़े, इनका हक जो दिलायक रहेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी बहुत से किसान हैं जो यहाँ पर इस स्थान पर एकत्रित है। पीछे इन लोगों की जमीन है जिस जमीन पर ये पुल बनाया जा रहा है, लेकिन पुल के एवरेज में जो एक मुआवजा सरकार की तरफ से पर्याप्त मुआवजा होता है जिससे किसान अपना परिवार का खर्चा चला सके, वो शायद इन्हें नहीं मिल रहा। ऐसे ही एक किसान हैं राम कुमार जी गांव मीरपुर से, जिन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु की जाहिर की है। उनसे जानते हैं ऐसा किस स्थिति के परिवश होकर आपने ऐसा निर्णय लिया है। भाई साहब, मेरी ज़मीन इन्होंने तय जो करी है, तय करने के बाद लिखवा के भी मुझे पैसे नहीं दे रहे जी, और मुझे और गाड़ी धुप्पड़ दी जा रही। अधिकारी भी मुझे धमका रहे। जब मुझे कुछ चीज़ नहीं मिल रही, मेरा पैसा नहीं मिल रहा, मैं कब कह रहा है जब मेरा पैसा दो, अपना काम करो। जब मेरे बच्चे सड़क पर आ गए, रोड पर आ गए और मेरे जुम्मे कर्जा होगा और मेरे पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ यही है।
अधिकारी कोई सा जो ना जो ना मैं अपनी जमीन दूं। आपने क्या गुहार लगाई है राष्ट्रपति जी? मैंने यह लगाई जब जबरदस्ती मेरे पे करी जा रही, मेरी कोई सुन नहीं रहा जी। बस मरने के सिवा और कोई चारा नहीं, और कोई चारा नहीं मरने के सिवा। अधिकारी उनके, नेता उनके, मेरा कोई नहीं है। तो जो मुआवजा सरकार ने तय किया है उसके एवरेज में जो पैसे मिलने चाहिए वो अब तक मिले हैं या नहीं? एक नंबर पैसा नहीं, कोई नहीं देता। और मुझे धमकावे तुझे बंद कर देंगे, तुझे जेल में कर देंगे, गोली मरवा देंगे। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।